हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड बोर्ड। जो आपका क्लास 12 का एग्जामिनेशन होने वाला है, क्लास 12 का एग्जामिनेशन जो आपका 8 फरवरी को जो होने वाला है, उसका मैं आज आपको वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपका एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला है। बिल्कुल मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका एग्जाम में जरूर भिड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से रहने वाला है। आप कुछ ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद हो सके आपको उसका आंसर भी पता करने का मौका मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन जो रहता है वो मैं आपको दे देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन में आपका जो टोटल आपका क्वेश्चन रहने वाला है पेपर में 52 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, उसमें से आपको 30 गो तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक मार्क्स का, और 31 से लेकर 38 क्वेश्चन नंबर, उसमें भी आपका जो गिव आंसर केवल आपका 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और प्रत्येक में आपका 2 मार्क्स का नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 से 46 में आपका केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और उसमें भी आपको 3 मार्क्स का नंबर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर आप लोग 52 तक बनाएंगे, उनमें से केवल आपको 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, सब नहीं देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने पर आपको मिलेगा 5 मार्क्स। तो इस तरह से आपका टोटल हो जाता है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 20 नंबर आपका स्कूल से प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा। जो भी आपका अटेंडेंस और आपका जो भी स्कूल का अपीयरेंस, आपका जो भी आपका बिहेवियर को देखकर आपको मार्क्स मिलेगा। आपको अगर आप टीचर का नज़र में आप अच्छे पूरा साल तक बने रहे तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा फिक्स से। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोग प्रैक्टिकल में जो भी वाइवा वगैरह होता है तो इंग्लिश में तो नहीं होगा, दूसरे सब्जेक्ट में होंगे, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। या फिर एक और तरीका है कि अगर आप टीचर का नज़र में बने हैं, है ना, तो पर भी आपको नंबर फुल में फुल जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिर भी आपका अगर भाईवा नहीं अच्छा गया फिर भी आपका नंबर मिलेगा, अगर आप टीचर का नज़र में ठीक है तो एकदम चहेता बनना होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा रहेगा। तो देखिए, मैं मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मॉडल पेपर का डिटो क्वेश्चन नहीं है, आप मिला सकते मॉडल पेपर से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मॉडल पेपर में कोई और क्वेश्चन था, और यहाँ पर मैं आपको कोई और क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपका है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन कर रहा है सॉरी, द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी, कि जो आपका हेडिंग या फिर सब्जेक्ट रहने वाला नोटिस का, है ना, वो होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ के देखिए। इसका ऑप्शन है, क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन देख ले, नॉट टू बी देयर, कि नोटिस में हेडिंग नहीं दिया जाता है, या फिर बी ब्रीफ एंड कैची, जो नोटिस में हेडिंग या सब्जेक्ट आप जो देते हैं वो एकदम ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए, या फिर एक लॉन्ग और टेल कीवर्ड होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, काफ़ी आसान है ना, और मैं एकदम आसान आसान क्वेश्चन ही यहाँ पर दिया हूँ, एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर है, फिक्स आपका एग्जाम में भिड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस, कि नोटिस का कौन हिस्सा नहीं है। यानी नोटिस में हम किसको नहीं लिखते? सैल्यूटेशन को नहीं लिखते, सब्जेक्ट को नहीं लिखते, या डेट को नहीं लिखते, या सिग्नेचर को नहीं लिखते, किसको नहीं लिखते नोटिस में? अगर आपको नोटिस का फॉर्मेट पता होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर्स, कि सारे जितना भी फॉर्मल लेटर है उनमें डेट को किस तरह से लिखा जाता है। तो डेट को लिखने का आपको फॉर्मेट बताना है। तो देखिए, डेट को किस तरह से लिखा जाता है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि 23 3वां महीना 2024 इस तरह से सही है, या फिर 23 मार्च 2024 इस तरह से सही है, या फिर मार्च 23 और कोमा 2024 ये सही है, या फिर बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। बोलिए कौन वाला ऑप्शन जो सही है, यानी किस तरह से आप डेट को लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स में। तो ये आपको फॉर्मेट को केवल बताना है। नेक्स्ट सवाल, और इस तरह से भी सवालों में नंबर कट जाते हैं, ठीक है, अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो। नेक्स्ट आपका सवाल जो आ रहा है वो आपका टेक्स्ट बुक का चैप्टर है, और वहां से ये सवाल लिया गया है कि फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कि वर्क ऑन मील्स, गो फिशिंग, वाटर द प्लांट्स, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। यानी जो फ्रेंच है वो स्कूल के बहाने किस चीज़ में अपना अपॉर्चुनिटी यानी अवसर खोजता था, यानी स्कूल के बहाने वो कहाँ भाग जाता था। तो वर्क ऑन मिल्स, कारखानों में भाग जाता था काम करने के लिए, मछली पकड़ने भाग जाता था, या फिर पौधे को पानी देने चला जाता था, या फिर चिड़िया का अंडा को कलेक्ट करने जाता था। बहुत मजाकिया ये चैप्टर, आप लोग पढ़िएगा जरूर, उसका आंसर भी आपको पता होगा। मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन देकर ही आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बार बार कलम टच नहीं हो रहा है, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट सवाल, कि व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट।
है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं कि क्या है, द स्कूल इज डिसमिस्ड, सेंस ऑफ फाइनलिटी, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, या फीलिंग ऑफ नोटल गिया, है ना। एम हेमल का मोशन, उसका हाव भाव को देखकर क्या महसूस हो रहा था, इसको केवल आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। यह सवाल किसका था, है ना, किसने यह सवाल पूछा था। ये आपका D2 मॉडल पेपर का सवाल है। तो देख रहे मॉडल पेपर से भी सवाल भिड़ता है, ऐसा बात नहीं है कि साहेब का मदर, साहेब का माँ ने यह सवाल पूछा था, साहेब का दोस्त ने यह सवाल पूछा था, या साहेब ने खुद पूछा था, ये बोला, या फिर ऑथर, जो ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग का, तो लॉस्ट स्प्रिंग का ऑथर कौन है, अनीस जंग। तो अनीस जंग ने ये सवाल पूछा है या फिर साहेब ने पूछा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और आप लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, मुझे विश्वास है। मुझे लगता है कि आप मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर चुके हैं, उसको याद भी कर लिए, इसीलिए मैं आपको मॉडल पेपर से बाहर क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी उससे मिलता जुलता नहीं ऐसा सवाल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, मॉडल पेपर को बिल्कुल एकदम रट लेना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मॉडल पेपर को रट लेना है, तभी बाकी क्वेश्चन को छूना है, फिर तभी आप प्रीवियस ईयर बनाइए, तभी आप मॉडल पेपर के अलावा कोई बुक से पढ़िए, लेकिन मॉडल पेपर पहले रटना है। भले आप उस चैप्टर को पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी मॉडल पेपर का आंसर रटना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर द बिकॉम ही बेंगल मेकर, यानी चूड़ी बनाने से पहले मुकेश के पिताजी क्या काम करते थे। एक टेलर थे, एक कारपेंटर थे, एक प्लम्बर थे, या एक मेसन थे। मेसन का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब में से क्या थे, है ना। तो इसका आंसर आपको पता होगा, मुझे पता है कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़े बहुत अच्छी तरीके से और आपका आंसर भी यहाँ पर मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल कि एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस, है ना, डॉगलस फैट, डॉगलस क्या महसूस करता है एकदम एक्सपीरियंस के लास्ट में, तो वो हैप्पी होता है, वो रिलीज्ड यानी एकदम तनाव मुक्त हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, या फिर विक्टोरियस विजेता महसूस कर लेता है अपने आप को, है ना। तो इस तरह से सवाल रहेगा आपका। देखिए बिल्कुल नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मुझे पता है कि आपको लग रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन नया आपको देखने को मिल रहा है ना। तो देखिए नया क्वेश्चन देखने से ही क्या होता है ना, इस एग्जाम में आपको नयापन महसूस नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नयापन महसूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप उस क्वेश्चन में गलत कर सकेंगे, है ना, गलत कर दीजिएगा। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जो आपको नया महसूस हो एग्जाम में, उससे पहले आप हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यह डायलॉग किसने कहा था, यह जो पंक्ति है किसने कहा था। यह कई बार पूछा गया और बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को बार बार गलत करते। डगलस ने पूछा है, उसका इंस्ट्रक्शन ने पूछा, इंस्ट्रक्टर उसका जो टीचर है उसने पूछा है, या फिर उसके पिताजी ने पूछा, या फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पूछा। बस यही वाला बच्चे गलत कर देते हैं कि वो चैप्टर को बीच तक ही पढ़ते हैं, और क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग है, मुझे पता है साहेब सॉरी डगलस वाला चैप्टर का, तो ये थोड़ी लॉन्ग चैप्टर, उसका प्रोसेस कैसे तैरना सिखाइए सारा चीज़ उसमें बताया गया। तो उसका लास्ट का जो लाइन से पैराग्राफ, तो एक दो पैराग्राफ बच्चे पढ़ना छोड़ देते, और कई बार स्कूल कॉलेजेस में भी मतलब पूरा चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता है ना, और वहीं से एकदम लास्ट से ही सवाल पूछ देता है, तो जिस कारण से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि द वैगाबॉन्ड कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू बी, जो वैगाबॉन्ड है ना, वो इस पूरी दुनिया को, है ना, किससे तुलना करता है, इस पूरी दुनिया को किससे तुलना करता है। प्लानेट से तुलना करता है, यूनिवर्स से तुलना करता है, स्पेस से तुलना करता है, या फिर रेट्राफ से तुलना करता है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका कि व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, कब आयरन मास्टर को अपनी गलती महसूस होती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि व्हेन द पेडलर स्पीक, है ना, जब पेडलर कुछ कहता है तब, या फिर व्हेन ही सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ, जब उसका पुरानी तस्वीर को देखता तब, या फिर व्हेन द पेडलर चेंजेस क्लोथेस एंड क्लीन हिज फेस, जब वो कपड़ा चेंज कर देता है और एकदम साफ सुथरा होकर आता है उसका सामने तब, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो देखिए हर क्वेश्चन का आंसर आप सक जाएंगे करने, अगर आप पूरा चैप्टर को हिंदी से पढ़े हैं तो, अगर आपका उसका कहानी पूरा माइंड में एकदम सेट है तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सब एकदम चैप्टर के बीच का है, कोई ऊपर का नहीं है ना, एकदम सब डीपली क्वेश्चन है और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ऐसा बात नहीं है ना। तो आपको ये सारा चैप्टर को बहुत अच्छा से एकदम मतलब एक कहानी याद करके रख लीजिए, उतना छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है कोई बात नहीं, कहानी जिस तरह एकदम दिमाग में याद करके रखिए बस, और कुछ नहीं। इंडिगो चैप्टर से आपका सवाल आ रहा है, महात्मा गांधी वाला चैप्टर से, कि हु वेयर रेडी टू फॉलो गांधी इनटू जेल। आंसर है पिजेंट, लॉयर, शुक्ला, जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, जल्दी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देते हैं। पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक्स ब्रांड नेम है किसका, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये। कुकीज़ एंड केक्स का, चॉकलेट्स का, मेकअप मटेरियल का, बेग्स एंड
बैगेज का पता चल गया होगा आपको आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन द जेमिनी स्टूडियो सेटअप, जेमिनी स्टूडियो कब खुला था? 1920 में, 1930 में, 1910 में, 1940 में? चैप्टर अगर आप पढ़े तो इसका आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट सवाल आपका गोइंग प्लेसेस से सवाल है, डेनी केसी वाला, वो वाला चैप्टर से। डेनी हैज़ अ फ्रेकल्ड नोज एंड द कलर ऑफ हिज आईज इज, देखिए बहुत मतलब खतरनाक क्वेश्चन है, उसका आंख का कलर पूछ दिया है ना, तो आंसर है ग्रे, ग्रीन, ब्लर, सॉरी ब्लू या फिर ब्राउन। ये मतलब जो पढ़े हैं वो बच्चे भी इसका आंसर गलत कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो बढ़िया से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, आउटसाइड द पब सोफी वाज समथिंग इट वाज, उसी चैप्टर का है, ठीक है, वो सोफी गोइंग प्लेसेस उसी चैप्टर का है। हर डेड बाईसाइकिल, अपने पिताजी का बाईसाइकिल, अपने ब्रदर का बाईसाइकिल, अपने माँ का मोटरसाइकिल, या फिर डेरेक का ट्राईसाइकिल, है ना। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिएगा आप। देखिए आपका आ रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट पोएम से क्वेश्चन आ रहा है, तो पोएम का किस तरह से क्वेश्चन आता है देख लीजिए। पोएम कोई भी पोएम उठा करके दे सकता है ना, रैंडमली कोई भी पोएम उठा करके दे सकता है। ये इसमें कोई गेस नहीं किया जा सकता है कि इसी पोएम से आएगा ना उसी पोएम से। कोई भी पोएम उठा करके एक इस तरह से कुछ लाइन दे देगा और उसमें 3 को क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको बताना है वहीं से, पैसेज मतलब लाइन को ही पढ़कर, पैराग्राफ को ही पढ़कर। तो देखिए द लिटिल ऑल्ड, पहचानिए कौन सा पोएम का है ना। द लिटिल ऑल्ड हाउस वाज put, sorry, the little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand, चैप्टर का नाम सॉरी पोएम का नाम मिल गया। A roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money the cash whose flow supports. आपको पोएम का नाम पता चल गया कैसे, यहाँ पर द रोड साइड स्टैंड लिखा हुआ है, देख लीजिए रोड साइड स्टैंड, तो पोएम का नाम पता चल गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आप कर पा रहे हैं क्या नहीं। क्वेश्चन देखते हैं कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम पोएम, किस पोएम से लिया गया, तो पोएम का नाम ऊपर में ही दिया गया था लाइन में, द रोड साइड स्टैंड। आगे का सवाल देखते हैं, शक रहे क्या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय अ रोड साइड स्टैंड, आप रोड साइड स्टैंड ये जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, a shed outside a house at the edge of a road, a market for laborers। क्या होगा राइट आंसर आपको पता होगा, है ना, ऑप्शन पढ़कर ही पता चल जाता है जो बच्चे होनहार रहते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वाई, उसी पोएम से है, वाई डिड द हाउस ऑनर पुट अप अ न्यू शेड, तो ऑप्शन है कि टू कीप एन आई ऑन द रिच कार ऑनर। नेक्स्ट ऑप्शन है टू अर्न सम मनी। नेक्स्ट है टू सी द पुलिस द कार। नेक्स्ट ऑप्शन है टू बेग फॉर सम मनी। क्या होगा आंसर, काफ़ी मतलब पेचीदा क्वेश्चन है ये, है ना, देख लीजिएगा, और कुछ कुछ बच्चों को इसका आंसर भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि विदाउट रश विदाउट इंजन्स रेफर, ठीक है, तो टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, अब ये दूसरा पोएम का है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट आ गया, तो इसका मतलब क्या, विदाउट रश विदाउट इंजन्स, या किस चीज़ को रेफर करता है, किस चीज़ को निरूपित करता है। नो नॉइस, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, नो हुर्री टू गो द हाउस, सॉरी ऑफिस जाने के लिए कोई एकदम खुशी नहीं, नो ट्रेवलिंग, नो हॉलीडेइंग। क्या होगा राइट आंसर, कीपिंग क्वाइट चैप्टर पोएम का है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, उसको एकदम भूल कर भी नहीं छोड़ना एग्जाम में, है ना, देख कर जाना जरूर। देखिए हर पोएम को आप लोग एक बार क्या करेंगे, रीडिंग कर लीजिए, ठीक है, जब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो हर पोएम को एक एक बार रीडिंग कर लीजिए, ताकि आप पोएम में कोई भी अगर स्टैंजा देगा उठा करके तो आप पहचानने सकेंगे कौन सा पोएम का है। और एक क्वेश्चन पक्का रहेगा कि दिस द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, किस पोएम से लिया गया, ये क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, ठीक है। तो अगर आप पोएम को पढ़ करके तो आप पहचान नहीं सकेंगे कि किस पोएम का, और एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आपका नेक्स्ट पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन एक्सेप्ट, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी वो किस कहाँ से लिया गया, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, कोरकू, इंडिमियन, या फिर इन मेमोरियन, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट इज ए बोवर, कीपिंग क्वाइट का ही है। बोवर से आप क्या समझते हैं, बोवर का मतलब क्या है, ड्रेथिंग, साउंड स्लीप, प्लीजेंट सेड अंडर अ ट्री, या फिर स्वीट ड्रीम्स। क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या है, ठीक है, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 कि व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर से आप क्या समझते हैं, या फिर फर्स्ट डे कवर क्या होता है। अ न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, ये होता है, या फिर अ गिफ्ट, एक छोटा सा गिफ्ट होता है,
अ गिफ्ट रैपर यानी गिफ्ट को मोड़ने वाला जो प्लास्टिक टूल रहता है वो वाला रैपर, या फिर अ गिफ्ट रैप्ड इन ए ब्यूटीफुल रैपर, यानी गिफ्ट पहले से प्लास्टिक में, चिमकीली प्लास्टिक में जो नहीं रहता डिजाइन वाला प्लास्टिक, उसमें पहले से पैक किया हुआ है। तो क्या है रे फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या, फर्स्ट डे कवर क्या है ना। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े, कौन से चैप्टर है कमेंट कीजिए। अगर आप उस चैप्टर को पढ़े फर्स्ट डे कवर, द लास्ट लेसन चैप्टर का है, ठीक है। तो द लास्ट द थर्ड लेवल, हाँ द थर्ड लेवल का, सॉरी द थर्ड लेवल का, जिसमें चार्ली वाला कहानी टू है, जिसमें वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, फर्स्ट डे कवर उसी चैप्टर का है। तो बताइए फर्स्ट डे कवर क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, टिक कीजिए कौन सा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन लग रहा है कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, है ना। बच्चों का सबसे ज़्यादा कमजोरी यदि रहता है इंग्लिश में तो यही टॉपिक में रहता है, लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस मतलब ही उसको समझ में नहीं आता है, तो उसका आंसर क्या करेंगे। और ये सब जब देखते एग्जाम में तब वो क्वेश्चन को छोड़ देते, वो सोचते नहीं नहीं इससे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं सही, दूसरा सवाल बनाने का प्रयास करते। तो देखिए लिटरेरी डिवाइस मुझे पता है कि आपका कमजोरी होगा इस टॉपिक में, थोड़ा बहुत कीजिए आपका हो जाएगा, ऐसा बात नहीं तो उतना भी नहीं हो पा रहा है। तो लिटरेरी डिवाइस वाला जितना भी क्वेश्चन है हर चैप्टर का रट लीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा नंबर लाने के लिए। देखिए क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन, लाइन दे दिया कि लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, इसमें इस जो लाइन में प्रयुक्त होने वाला लिटरेरी डिवाइस क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है कि मेटाफर है, सिमली है, एलिट्रेशन है, या फिर पर्सोनिफिकेशन है। ये सारा जो चारों आपको जो नाम दिख रहा है ये सारा आपका लिटरेरी डिवाइस है ना। जिस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, है उसी तरह से ये सब लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस उसमें यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका जाने का जो ये था, यात्रा था, उसका महत्व मतलब उसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों जाना चाहता था, है ना, या फिर क्यों गया था। टू नो द जियोग्राफी मोर क्लोजली, है ना। वर्ल्ड टूर के बारे में, वर्ल्ड टूर एक छोटा सा दुनिया का यात्रा था, या फिर टू सेंसिटाइज द यंग माइंड टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, या फिर टू सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए। तो क्या होगा उसका राइट आंसर आपको, ठीक है, कमेंट करना है। आगे देखते हैं, काफ़ी सारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है सारा इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीटली देखिए, ये आपका फायदा के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाउ मेनी ईयर्स बैक वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। देखिए ये आपका क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, लेकिन मॉडल पेपर से यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछ दिया है, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे नहीं पूछा है, यहाँ पर कि अंटार्कटिका कितना सालों से एग्जिस्ट करता है वो सवाल नहीं पूछा है, सीधा सीधी थोड़ा घुमा के पूछा है कि कब, है ना। हाउ मेनी ईयर्स बैक, कितने सालों पहले इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास का, सेम लैंडमास का पार्ट था, ये सवाल पूछा गया। आंसर दोनों का सेम है। क्या है ऑप्शन, 100 मिलियन ईयर्स बैक, 650 मिलियन ईयर्स बैक, 200 मिलियन ईयर्स बैक, या फिर 400 मिलियन ईयर्स बैक। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि द नेम ऑफ द प्रिजनर एज टोल्ड टू हाना वाज, जो ये आपका द एनिमी चैप्टर का है, ठीक है। तो एनिमी चैप्टर में आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्ध का कैदी, है ना, युद्ध का कैदी एक आ गया था डॉक्टर सडाव के पास, उसके घर, उसका घर नहीं, उसका घर के सामने एक ये था, नदी था, जो समुद्र था, ठीक है। वहाँ पर पड़ा हुआ एक सोल्जर मिला था, ठीक है। तो उस सोल्जर का नाम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। उसका नाम था टॉम, या फिर डिक, या फिर हैरी, या फिर जॉन। आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, हु इज मिस्टर लैम्ब। अब मिस्टर लैम्ब ये आपका कौन सा चैप्टर का है, ये आपका चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, जिसमें उसका चेहरा उस लड़का का आधा जला होता है, वो वाला चैप्टर का है ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि मिस्टर लैम्ब वो जो बूढ़ा आदमी वो कौन था, ठीक है। तो इस ऑप्शन पढ़ते हैं कि ओल्ड मैन विथ वन आर्टिफिशियल लेग। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, आप इसको जरूर एक बार पढ़िए, ठीक है। काफ़ी सीखने वाली चीज़ है, ठीक है, इससे काफ़ी मैनर वाला चीज़ सीखा जा सकता है। डेरीज ग्रैंडफादर, डेरी का ग्रैंडफादर था, उस लड़का का नाम था डेरी, ठीक है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। डेरीज नेबर, और ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो लड़का का चेहरा वो आधा जला हुआ था वो किस चीज़ के कारण जला हुआ था, तो उसका चेहरे पर एसिड गिर गया था, ठीक है। इसका आंसर होगा एसिड। तो इसका आंसर आपको बताना है ग्रैंड गार्डनर कि वो जो मिस्टर लैम था, है ना, वो कौन थे। तो नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट एडवाइस डिड अन्ना गिव टू बामा। ये आपका कौन सा चैप्टर का बताइए। तो ये आपका है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। ये बामा वो वाला चैप्टर का है। तो जो अन्ना, उसका जो बड़ा भाई रहता है अन्ना, अन्ना गिव टू बामा
क्या एडवाइस देता है? अन्ना यानी जो उसका बड़ा भाई रहता है बामा का बड़ा भाई है अन्ना, ठीक है। तो अन्ना अपनी छोटी बहन बामा को कौन सा सलाह देता है ना। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़े तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, टू गो अवे फ्रॉम द प्लेस, या फिर टू लीव द हाउस, या फिर अब कोई भी बहन अपने घर को कोई भी भाई अपना बहन को घर छोड़ने के लिए तो नहीं कहेगा, कॉमन सेंस लगाइए। टू लीव द हाउस ये नहीं होगा। टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू रीच राइज अबव, आगे बढ़ो, मेहनत करो, प्रोग्रेस करो, ऑल सेकल ऑफ इन डिग्निटी, ठीक है। जितनी भी समाज में प्रताड़ना ये सब जितना भी महिलाओं से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड जो भी जो मन में मानसिकताएं चल रही है, ये सब को तुम तोड़ते हुए, ये इन सब से आगे बढ़ते हुए तुम अपने ज़िंदगी में मेहनत करो, हार्ड स्टडी करो, प्रोग्रेस करोगे, ठीक। ये सारी सलाह देता है एक भाई अपनी बहन को, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आधा आंसर तो मैंने ही बता दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और लास्ट MCQ, हु वाज जेड शाह, उसी चैप्टर का। जेड शाह कौन है? जेड शाह कौन है? अ तमिलियन, अ प्रोटेस्टर, अ नेटिव अमेरिकन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, खत्म हो गया। अब आपको अनसीन पैसेज दिखाते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, और इस पैसेज को करने से आपको थोड़ा बहुत पैसेज सॉल्व करने का प्रोसेस भी या फिर सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो रीड द पैसेज केयरफुली, है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो नीचे में कुछ आंसर आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनको आंसर देना है। तो लिखा है कि पैसेज को हम लोग पढ़ के सुनाते हैं आपको, काफ़ी सरल शब्दों में पैसेज है, और इस पैसेज को आप कहीं नहीं देखे होंगे, ना किसी बुक में देखे होंगे। अगर आपको लगता है कि इस पैसेज को, यह पैसेज हो सकता है किसी बुक में, अगर हमारा बुक में नहीं तो किसी का तो बुक में होगा, ग्रेजुएशन के बुक में कहीं तो होगा। आप इस पैसेज को क्या करिए, गूगल में सर्च करिए। गूगल में सर्च करने पर अगर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि यह सीन पैसेज है, यानी इसको कभी देखा गया है। तो इसका नाम ही है अनसीन पैसेज, मतलब इसको कहीं नहीं देखा गया, ना किसी बुक में, है ना। तो आप इस चीज़ को एक बार करके जरूर देखिए, ठीक है। गूगल में इसको सर्च करके देखिए इस पैसेज को। इन द क्वाइट मॉर्निंग द फॉरेस्ट वाज स्टिल एंड द स्काई वाज टर्निंग पिंक एंड ऑरेंज। गौर से समझते चलिए, है ना, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। पैसेज को एकदम ध्यानपूर्वक एकदम दिमाग में कहानी बनाते हुए पढ़िए। अ डियर वाज ईटिंग ग्रास इन ए स्मॉल ओपन एरिया, not noticing the sunlight peeking through the trees. The air was fresh, smelling like earth and leaves. आगे पढ़ते हैं। As the day started, birds chirped, making music in the all trees. ठीक है, बहुत अच्छी चीज लिखा गया है। A little path went through the woods, inviting people to explore. उसके बाद है big trees stood tall like a big trees stood tall like guards, making a roof with their branches. Sunlight made pretty shapes on the ground through the leaves. इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से इसको गूगल में सर्च करके जरूर देखिएगा। देखते आगे, आगे पढ़ते हैं। फॉर दोज हु लाइक्ड पीस द फॉरेस्ट वाज अ कैल्म प्लेस अवे फ्रॉम द बिजी लाइफ, every step on the path felt like taking to nature, reminding us of the delicate balance that keeps life going. खत्म होने वाला है। The forest has seen a lot things growing and things going away. It keeps secret and storage. पैसेज पढ़ के सुना दिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। केवल आपको 8 में से 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, सब नहीं देना है, ठीक है। एग्जाम में स्मार्ट नहीं बनना है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है, बहुत बच्चों को देखा है कि वहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि 8 गो में से 6, पिछले बार तो आपका था 6 गो में से 4 गो था, या फिर 7 गो में से 5 गो, हाँ 7 गो में से 5 गो लिखना। कुछ बच्चे क्या किए, 7 का 7 आंसर लिख दिए, मतलब वो अपने आप को एडवांस दिखाना चाहते थे। इस तरह से आप जैक का टीचर को एक दिन में 70 कॉपी चेक करना रहता है, 70 कॉपी चेक करना रहता है। अगर वो देखेंगे, वो तो जल्दी जल्दी चेक करके अपना पैसा कमाना चाहता है ना, एक कॉपी में 25 से 30 रुपया मिलता है, तो उसको तो जल्दी जल्दी चेक करना है ना। अगर आप उसको और कंफ्यूज करेंगे, आप उसको 5 गो की जगह 7 गो का आंसर लिख देंगे, तब तो उसका माथा पहले से गर्म है और माथा गर्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, एडवांस वाला चीज़ नहीं करना है। जितना कहा जाए उतने करना है, तब एक अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। टॉपर को कॉपी देखे, वो कभी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखता है, जितना कहा गया है सटीक उतना ही लिखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द मॉर्निंग एटमोसफेयर डिस्क्राइब्ड इन द फॉरेस्ट। पहला क्वेश्चन कि सुबह सुबह किस तरह से सुबह
हाउ इज द मॉर्निंग एटमोस्फेयर डिस्क्राइब इन द जंगल में सुबह का वातावरण को किस तरह से वर्णन किया गया। ऊपर का ही लाइन में आंसर था। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप अच्छी तरीके से पढ़कर गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को भी और पैसेज को भी ट्रांसलेट करके हिंदी से उसको पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। ठीक है, एकदम आसान आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर यानी आसमान का कलर पूछ रहा है। ऊपर में था ना ऑरेंज वाला, वो वाला। मेंशन इन द मॉर्निंग, सुबह का रंग को पूछ रहे हैं, जो इस पैसेज में बताया गया। अपने से नहीं लिख देना है कि सुबह में मेरा घर तरफ वातावरण जो सनलाइट कुछ इस तरह से दिखता। अपने से एक थोड़ा भी चीज़ नहीं लिखना चाहिए पैसेज में, जितना पैसेज में है उतने लिखना चाहिए। हाँ, वर्ड अपने से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन अपने से जोड़ जाड़ के नहीं लिखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। वाई डज द ऑथर मेंशन अ नैरो पाथ इन द वुड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको 8 में से 6 ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। व्हाट रोल डू द बिग ट्रीज प्ले इन द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना। नेक्स्ट सवाल है हाउ डज द फॉरेस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एज पर द पैसेज। देखिए पैसेज के ही अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना, है ना। उसके बाद देखते हैं कि डिस्क्राइब द स्मेल मेंशन इन द एयर ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सवाल है व्हाट डज द फॉरेस्ट ऑफर टू दोज सीकिंग रिफ्यूज फ्रॉम बिजी लाइफ। सारा आपका बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है कि हाउ इज द फॉरेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ कीपर ऑफ स्टोरी एंड सीक्रेट। खत्म हो गया। 8 गो में से आपका 6 को का आंसर देना है और 2 मार्क्स का रहेगा। 6 दूनी 12 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब आंसर यानी 6। अब एक और पैसेज आ रहा है और ये पैसेज मैं शर्मा गेस पेपर से लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, शर्मा गेस पेपर में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए हाँ, और उसका अगर आपको आंसर पहले आप लोग क्या कीजिए, उसका गूगल में सर्च करके देखिए कि उसका आंसर मिल रहा है क्या नहीं। उसके बाद नहीं मिलेगा तो फिर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई एक लड़का टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करेगा कि सर इस पैसेज का आंसर ना गूगल में मिल रहा है ना कहीं मिल रहा है, आप इसका आंसर लिख करके भेज दीजिए, तो मैं लिख करके भेज दूंगा। ठीक है, 8 का 8 आंसर लिख कर भेज दूंगा। देखिए एक और पैसेज आ गया, एक और पैसेज आ गया, इसको शर्मा के इस पेपर से लिया गया। आपको इसका आंसर शर्मा के इस पेपर में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट ये पैसेज को पढ़ लेते। कार्बन इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स इन लिविंग ट्रीज। देयर आर कार्बन एटम्स इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स which make up your body. There are carbon atoms in plants. There are carbon atoms in the carbon dioxide gas which animals breathe out and plants take in. Plants and animals waste one decomposed by bacteria. Some of these bacteria give out carbon dioxide gas when they respire. आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैसेज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टिनी सी क्रिएचर्स। पैसेज को नहीं पढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ। शर्मा के इस पेपर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहला पैसेज से आपका क्या रहेगा, 8 को में से 6 को क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा और दूसरा पैसेज से आपका एक क्या रहेगा, आपका नोट बनाना रहेगा और एक समरी लिखना रहेगा। ठीक है, समरी 80 वर्ड में लिखेंगे, 5 मार्क्स मिल जाएगा और ये 5 मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें आपका टोटल आपका 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपका 6 का आंसर देना है सारा मिला करके। यू आर राहुल एंड रिचा द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ BM इंटर कॉलेज रांची। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल, या फिर उसको वेलकम भी बोलते हैं, प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 के बच्चों के लिए फेयरवेल किया जा रहा है। उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है ना, स्कूल का नोटिस बोर्ड में। तो यहाँ पर आपका यदि आप लड़के हैं तो आपको अपना नाम लिखना राहुल, और अगर आप लड़कियाँ हैं तो आपको अपना नाम लिखना है रिचा। अपना नाम लिखना है, जो यहाँ पर बताया है वहीं पर लिखना है बस। नेक्स्ट है आपका यू आर कमलेश या फिर किरण, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल ऑफ मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची। ब्लड डोनेशन कैंप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है या फिर होने वाला है। तो आपको एक नोटिस तैयार करना है जिसको स्कूल का नोटिस बोर्ड में लिखना है। टू कम अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर दिस नोबल कॉज। इस महान काम के लिए आपको कई सारे लोगों को, कई सारे स्टूडेंट्स को लाना है, बुलाना है स्कूल में, ताकि सभी आकर के ब्लड डोनेशन कर सके, इस महान काम को कर सके, पूरा कर सके। और यह ज़्यादा नहीं, आपको 50 शब्दों में ही आंसर लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे देखते हैं
कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, और हमेशा जो आपका एग्जाम में लेटर आएगा वो आपका एडिटर वाला ही रहेगा। कभी प्रभात खबर, कभी दैनिक जागरण, कभी द हिंदुस्तान या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी रह सकता है, ठीक है। या फिर लेकिन रहेगा आपका एडिटर वाला है। न्यूज़पेपर ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, जैसा कि अभी द हिट एंड रन लो जो आपका चल रहा है अभी, है ना, काफ़ी समाचार पत्रों में भी काफ़ी यह सोर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया ताकि आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर ले। हो सके यदि ये आपका एग्जाम में आ जाए तो आपका प्रैक्टिस रहेगा, तो आपको नया नया महसूस होगा और आप लोग जो लिखेंगे उसका स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। रश ड्राइविंग एंड सजेस्टिंग वे टू कर्व द एक्सीडेंट्स इन योर सिटी, ठीक है। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर में आप अपना लेटर को जगह दे सके इसलिए। नेक्स्ट सवाल है द इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, है ना। अभी जैसा कि 2024 का चुनाव होने वाला है, इसलिए वोटर वाला भी क्वेश्चन दे सकता है इन द स्कूल कैंपस, ठीक है। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है स्कूल के कैंपस में, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। क्या है? नोटिस नहीं है, रिपोर्ट 80 से 100 वर्ड में देना है स्कूल मैगजीन में छापने के लिए, ठीक है, इवेंट। और उसमें आपको साइन करना है। अगर आप लड़के हैं तो आपको अपना नाम लिखना है मुकुल, अगर आप लड़कियां हैं तो आपको अपना नाम लिखना है मानसी, अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर जो दिया है वही वाला लिखना है। और आपका स्कूल का नाम ऊपर में लिखना है आपका जिला +2 हाई स्कूल रांची। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है द फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि अभी एआई का काफ़ी ज़्यादा जमाना चल रहा है, ठीक है। और आने वाले कुछ 5-6 सालों में आपका एआई काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा में कम नहीं, बहुत ज़्यादा चलने वाला है। हर चीज़ अब एआई से होने वाला है, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर रहने वाला है। इसीलिए यह आर्टिकल अगर आपका एग्जाम में रहेगा तो आपको इसका प्रैक्टिस जरूर एग्जाम से पहले कर लेना है ना। और थोड़ा बहुत ये सब के बारे में पढ़कर जरूर जाना है, और ज़्यादा नहीं 80 से 100 शब्दों में ही आंसर को आपको निपटा देना है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि हाउ डिड डॉगलस लर्न स्विमिंग। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर बार इस चैप्टर का अगर इस चैप्टर से कोई सवाल बनता है तो इसके सिवा और दूसरा नहीं सवाल बनता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉगलस लर्न स्विमिंग, और एक जो आपको मॉडल पेपर में दिया गया है YMCA स्विमिंग पूल में उसके साथ क्या घटना घटित हुआ था, यही 2 सवाल आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर एनी 4, 4 गो का ही आपको आंसर देना है, 6 गो में से 4 आंसर देना है। हर क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 5 नंबर, 5 चौके 20 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो देखते हैं अगर आप ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से अपना कर आए हैं तो यहाँ पर अगर आपका थोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपका नंबर अच्छा खासा आएगा। अगर आप उधर अच्छा नहीं कर पाए हैं, जैसे पैसेज वगैरह नहीं कर पाए, लेटर रिपोर्ट नोटिस ये सब नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 20 नंबर कोई कम नंबर नहीं होता, बहुत ज़्यादा नंबर होता है परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच का आपको भावना बताना है, उसका फीलिंग क्या था, है ना, अपना टीचर के बारे में, अपना टीचर से रिलेटेड, और अपना स्कूल जो उसका स्कूल बदलाव हो रहा था, है ना, क्या उसका स्कूल में चेंजेस आ रहा था, उससे रिलेटेड उसका माइंड में क्या थिंकिंग था, ये लिखना है। अगर आप ये द लास्ट लेसन अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह से है ना वॉर चल रहा था, है ना, फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि हाउ डज द पोएट्स मदर लुक लाइक। पोएट्स का माँ किस तरह से दिख रही थी, है ना। ये आपका जो पोएम है माय मदर 66 का है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज हैज द पोएट यूज्ड टू सिग्निफाई हर एजिंग डिके। उसका जो उम्र का ढलते हुए चीज़ को दिखाने के लिए पोएट ने कौन कौन से इमेजेस का यूज किया गया है, पोएटेस ने, है ना, जो कमला दास है, उन्होंने कौन कौन से उदाहरण लिए हैं वो सारा लिखना है ना। और 5 मार्क्स के लिए आपको कुछ तो लॉन्ग लिखना ही पड़ेगा। उसकी माँ किस तरह दिख रही थी जब उसका बगल में बैठी थी कार में, है ना, तो किस तरह से दिख रही थी, कहाँ से आ रही थी, है ना, पेरेंट होम टू कोचिन एयरपोर्ट, इस तरह से सब कुछ लिखना है। 5 नंबर मिलेगा, छोटा नहीं लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट डिड चार्ली क्लैम फॉर इन द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल से रिलेटेड जो चार्ली वो क्या क्लैम करता है ना, ये आपको लिखना है इसके बारे में। और नेक्स्ट सवाल आपका आता है कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वैन, यह वैन क्यों है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन व्हाट कंडीशंस डू द बेंगल मेकर्स ऑफ द फिरोजाबाद लाइक, व्हाई कैन नॉट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। देखिए हर क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर करके जाना है, ये सारा आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप ये सारे सवाल आपको नया नया लग रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको करके जरूर जाना है। ये सवाल मैं छांट करके आप ही के लिए लाया हूँ, ठीक है, ऐसे कोई दूसरा सवाल नहीं लाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाए।
देखिए नेक्स्ट सवाल और आज का अंतिम सवाल है ना, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सडाव एज रिपीटेड इन योर लेसन द लास्ट द एनिमी। ये जो लेसन है आपका द एनिमी, इस चैप्टर में डॉक्टर सडाव एक डॉक्टर है, एक है ना, तो उसका कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। देखिए कैरेक्टर स्केच अगर आप किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो, किसी भी आदमी का, है ना, कहीं लड़का का हो, कहीं आदमी का है, कहीं ओल्ड मैन का हो, तो वहाँ पर आप लोग एक चीज़ जरूर कीजिएगा, आप लोग पैराग्राफ जैसा नहीं लिखेगा, ठीक है, एकदम लिखते जा रहे आर्टिकल जैसा नहीं लिखेगा। आप लोग लाइन मतलब पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट। जैसे हम डॉक्टर सडाव के बारे में लिख रहे हैं तो डॉक्टर सडाव पॉइंट नंबर 1 दिए, है ना, उसके बारे में एकदम छोटा छोटा चीज़ लिखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 दिए, उसके बारे में छोटा छोटा चीज़ लिखेंगे, तो मतलब छोटा छोटा सेंटेंस लिखेंगे, चीज़ मतलब छोटा छोटा सेंटेंस लिखेंगे। 3 नंबर लिखें। इस तरह से 5 कम से कम 10 को पॉइंट लिख दीजिए, आपका कैरेक्टर स्केच रेडी हो गया। कैरेक्टर मतलब उसका गुण को बताना है, और गुण किस तरह से लिखते हैं हम लोग, पॉइंट वाइज करके लिखते हैं ना। बायोलॉजी में अगर आप पढ़े हैं, किसी भी चीज़ का गुण को बताना है ना, उसका कैरेक्टर स्केच को कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट वाइज करके लिखते हैं, ताकि दिखता भी मेरा कॉपी बहुत अच्छा थी और नंबर भी देने में टीचर को कंजूसी न महसूस हो, है ना। तो देखिए मैं आपको अपने हिसाब से सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ जो भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और इतना अगर आप करके चल गए होंगे तो आपका एक काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं, कहीं भी आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है, इतना अगर आप करके गए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, आपको चैप्टर शुरू से आपको क्या करना है, एकदम हिंदी से उसको पढ़ लेना, कहानी को समझ कर चलना है, क्योंकि देख रहे हैं ना 30 गो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहने वाला है। एमसीक्यू बहुत अच्छा खासा आपका अपॉर्चुनिटी है नंबर उठाने का, ठीक है। उधर आप सब्जेक्टिव में नहीं ला पाए कोई बात नहीं, है ना, अगर आप चैप्टर ही करके गए तो इधर से ऑब्जेक्टिव 30 गो और उधर से चैप्टर का वहाँ लास्ट वाला 5 नंबर वाला तो 20 गो, 30 और 20 50 नंबर हो गया। और नोटिस रिपोर्ट ये सब तो एकदम आसान है, तो 5 3 3 6 नंबर, तो काफ़ी आप लोग 60 से 70 नंबर उठा सकते हैं। पैसेज में कोई ना कोई तो सही होबे करेगा, है ना। 60 नंबर 70 नंबर, उधर से प्रैक्टिकल मिलेगा 20 नंबर, 80 तो ऐसे हो गया। नंबर लाना एग्जाम में मना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको पैटर्न पता हो, फॉर्मेट पता हो, किस तरह से एग्जाम में नंबर लाया जाता है, सब होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा या बच्चों तक वीडियो के लिंक को पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों तक हमारा चैनल नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण से वो बहुत अभी कन्फ्यूजन में, बहुत बच्चे छटपटा रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो उनका कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ऐसा बात नहीं कि अगर आप वीडियो का लिंक उनको भेज देंगे तो वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएंगे एग्जाम में, ऐसा थिंकिंग नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपका 100% कि उससे अच्छा ही नंबर आएगा और उससे ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखा गया है ना। तो वीडियो का लिंक को अपने दोस्तों में फैला दीजिए, है ना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा हमारे एक मेहनत, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो हमारे लिए भी कुछ बनता है, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।